वेलकम बैक टू द फिजिक्स बाय डीके सर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा है कि करंट क्या होती है, करंट कैसे जनरेट होती है, चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज फ्लो होने की वजह से जो करंट है वो किस प्रकार से डायरेक्शन उसकी क्या होती है, सेल क्या होता है, सेल के कनेक्शन क्या होते हैं, किस तरह से पैरेलल, किस तरह से सीरीज, वो सब नॉलेज आपने ले ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कि बेसिकली जो भी हमने पढ़ा अब तक वो यूज़ कहाँ होता है, वो सर्किट में यूज़ होता है। सर्किट किसे कहते हैं? जाल। हमने बहुत सारे घरों में भी देखा है, बहुत सारे तार वायर्स का किन्हीं एलिमेंट्स के साथ जोड़ना ही सर्किट है। मतलब जैसे सपोज कीजिए बहुत सारे वायर हैं, एक जगह आपने कंप्यूटर जोड़ा हुआ है, एक जगह बल्ब जोड़ा है, एक जगह बैटरी जोड़ी है, कुछ लोड रेसिस्टेंस कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो सर्किट जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है सर्किट। तो सर्किट का सीधा सा अर्थ है करंट प्रोवाइड करवाने वाला, मतलब सेल या कोई भी सोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है, बनाता है, और उसके साथ एलिमेंट्स जो लोड जो हम जोड़ते हैं वो सर्किट कहलाता है। अब सर्किट कई तरह के हो सकते हैं। सिंपल सर्किट मतलब बहुत सीधा सा सर्किट है, एक सेल जोड़ दिया उसके साथ एक बल्ब जोड़ दिया, दैट इज सिंपल सर्किट। उस सिंपल सर्किट को हम लोग ओम्स लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कितना करंट है, कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना उसका रेसिस्टेंस होगा। बट कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब उनको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे जो कि ओम्स लॉ से नहीं होंगे। तो हम लोग आगे इसको पढ़ने वाले हैं जो कि किरचॉफ लॉ से सॉल्व होंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रांच जंक्शन रूल के स्टार्टिंग के इसके की पॉइंट्स हैं, इनको समझें। बट उस सर्किट को पढ़ने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो बार बार यूज करेंगे हम, ठीक है, बार बार यूज होगी इलेक्ट्रिक सर्किट में, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। जो हमने अभी तक पहले पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उस पर नॉलेज जो है उससे आप समझ जाएंगे इस चीज को। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप का मतलब होता है कि चीज का गिरना, कमी आना। तो क्या पोटेंशियल में कमी आती है, कैसे आती है? तो इसके लिए मैंने एक सर्किट का पार्ट लिया है, ठीक है। आपको सोर्स नहीं दिखा रहा, करंट कहीं से भी आ रही है, ठीक है। करंट 2 एम्पियर ए पॉइंट से चलती है और इधर ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये बैटरी है, फिर एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस और बी पर करंट ए से बी को जा रही है। तो मुझे बताइए कि हाई पोटेंशियल उच्च विभव पर कौन होगा? तो आंसर है ए होगा, क्योंकि हमेशा करंट किधर फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ठीक है। अब आप एक चीज सिंपल सी समझ लो, मान लीजिए यहाँ से करंट चली है, कुछ इसका पोटेंशियल होगा, मैं लेट अस से VA, ए पॉइंट का पोटेंशियल VA और बी पॉइंट का होगा VB। तो आई हैव टू कैलकुलेट, अगर मुझे सपोज करो पोटेंशियल ए का पोटेंशियल दिया है कि इतना पोटेंशियल है यहाँ एक पॉइंट पर, तो बी का पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। इस तरह की चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या मुझे ये पूछा जाता है सिंपल सा, ये ना ए का पोटेंशियल दिया ना बी का दिया, दोनों का डिफरेंस बता दो, मतलब ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग कैलकुलेट करना क्या चाहते हैं? VA माइनस VB, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप वर्ड को समझिए। सपोज पोटेंशियल जो ए पे पोटेंशियल होगा वो यही होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी चीज नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी वही पोटेंशियल होगा VA। अब जैसे ही VA से मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ से यहाँ जाता हूँ, इस प्रतिरोध के बाद यहाँ जाता हूँ, तो पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा क्या, या कुछ कमी आएगी या बढ़ेगा? तो बड़ी जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएंगे, रेजिस्टेंस क्या करता है? जब रेजिस्टेंस के थ्रू जाएंगे चार्ज फ्लो होगा, चार्ज जब फ्लो होगा तो कोलिजन्स होती हैं। कहाँ पर? रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या है? रेसिस्ट करना। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्रभावित करेगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को प्रभावित करेगा। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे चार्ज, इस देखो यहाँ से चार्ज यहाँ अगर मूव करेंगे तभी तो करंट फ्लो होगी। अब मैं यहाँ से यहाँ मूव करने की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्जेस की, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रास्ते में कोलिजन्स होते हैं, तो वी हैव टू डू सम वर्क, मतलब यहाँ पर कुछ वर्क होगा, क्योंकि इजीली तो जाएंगे नहीं। रेजिस्टेंस में क्या होता है? कोलिजन होती है, तो पुश करना पड़ेगा, उन पे वर्क करना पड़ेगा। मैंने अगर वर्क किया तो क्या हुआ? एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी कुछ खत्म हुई।
इट मीन्स यहाँ से यहाँ जाने में कुछ एनर्जी लगती है। अब वो एनर्जी कौन है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, पोटेंशियल क्या होता है? यू नो दैट पोटेंशियल इज वर्क पर यूनिट चार्ज। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 10 वोल्ट एनर्जी थी, दैट इज एनर्जी वर्क पर यूनिट चार्ज। मतलब वर्क क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या है? यहाँ पर 10 वोल्ट था, कुछ एनर्जी खर्च हुई, मान लीजिए 4 वोल्ट खर्च हो गया क्या करने में, इसको ऐसे फ्लो कराने में। यहाँ पर कितना बचा? 6 वोल्ट। इट मींस हमेशा आप ध्यान रखिए, करंट जो फ्लो होती है किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू या प्रतिरोध के थ्रू, तो वहां पर आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल में कमी आती है। रीजन क्योंकि व्हाट इज द पोटेंशियल? वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। मतलब यहाँ से यहाँ आने में, यूनिट चार्ज को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा। इट मींस वो वर्क कहाँ से आया? जो चार्जेस के पास एनर्जी थी उनका एनर्जी कम हुई। सपोज एक चार्ज के को यहाँ से यहाँ पर उसके पास 10 वोल्ट एनर्जी, यहाँ पे आने में 4 वोल्ट खर्च हो गई, तो कितनी बचेगी? 6 वोल्ट बचेगी। दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब यहाँ पे सपोज VA है तो यहाँ पे भी VA होगा, और जैसे ही यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर कितना आएगा? इसको मैं कैसे लिखूं? तो VA में से कुछ घटेगा। अब घटेगा कितना? तो आंसर है जो पोटेंशियल यहाँ पर कम हो गया उतना घटेगा। वो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? तो सपोज यहाँ पे थोड़ा सा घटा, dV घटेगा, ठीक है। और dV कैसे निकाल सकता हूँ? ये सिंपल V घटेगा। सपोज कुछ V पोटेंशियल यहाँ घटा, ड्रॉप हुआ, कमी आई। पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपल है, IR। पोटेंशियल कितना होगा? तो किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? तो आंसर IR। I कितनी है? 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2, दैट इज 4 वोल्ट, ठीक है। 4 वोल्ट पोटेंशियल का यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो VA यहाँ पर था क्योंकि यहाँ A से कनेक्टेड है डायरेक्ट ये पॉइंट। VA यहाँ पर पहुंचे तो कितना हो चुका? तो आंसर है यहाँ पर पहुंचे तो VA जो भी था उसमें से 4 वोल्ट कम हो गए, 4 वोल्ट। ये समझ में आ रहा है? ये हम इलेक्ट्रिक सर्किट में आगे यूज करने वाले हैं कि जहां भी करंट किसी रेजिस्टेंस से फ्लो हुई वहां पे इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ठीक है। सो वी विल यूज दैट कि IR हमेशा हमारा फॉर्मूला होगा। एक और नॉलेज जो आपको चाहिए वो ये है कि सिंपल किसी भी जो सीरीज में सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनमें देखो करंट को कहीं भी जाने के लिए अलग से रास्ता नहीं है। तो करंट जो 2 एम्पियर है वो सीधी इसमें से ऐसे जाएगी, तो करंट हमेशा कितनी रहेगी? 2 एम्पियर ही रहेगी। तो यहाँ भी 2 एम्पियर रहेगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, जब भी बैटरी आती है अपने सामने, अब देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। बेसिकली करंट किधर से किधर फ्लो होनी चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ी थी सेल की। अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से करंट भेजता हूँ तो क्या होता है? हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं, मींस एनर्जी दे रहे हैं। तो मतलब इसकी सेल की एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम यही तो करते हैं। अब जब डिस्चार्जिंग होती है मतलब हम बैटरी से करंट लेते हैं तो डिस्चार्जिंग होते रहते हैं, एनर्जी लेते रहते हैं, उसका पोटेंशियल कम होता जाता है बैटरी का, राइट। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ कहेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो ये पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जाओगे तो वहाँ डिक्रीज होगा। तो इसके बाद यहाँ इस पॉइंट से बीच में कोई नहीं आना, कुछ नहीं, फिर बैटरी आ गई, इस पॉइंट पे चेक करना है मुझे, इस पॉइंट पे यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? VA -4, ये तो हो चुका था, यहाँ कितना हो गया? प्लस का 10, क्योंकि 10 वोल्ट इंक्रीज हुआ, माइनस से प्लस जाओ, याद हम रूल है, याद रखिए। फिर से एक यहाँ पे पहुंच चुके, इतना आ गया। अब आगे क्या होगा? जैसे यहाँ पहुंचे तो 1 ओम आ गया। अब फिर से पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा? फिर से जैसे रेजिस्टेंस यहाँ निकाला था IR, 1 ओम इंटू 2 एम्पियर, ठीक है। तो माइनस करूँ कि प्लस करूँ? तो आंसर माइनस होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस से तो हमेशा जब भी करंट गुजरेगी पोटेंशियल में कमी आएगी। तो पोटेंशियल में कितनी कमी आ गई? 1 इंटू 2, ठीक है, 2 वोल्ट की कमी आई। फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ ये चीज यहाँ की आ चुकी है ना, यहाँ पहुंच चुके। फिर यहाँ 2 वोल्ट आया, 2 वोल्ट आया तो क्या होगा बैटरी में? अब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो बेसिकली इसमें एनर्जी में या वोल्टेज में कमी आएगी, दैट इज -2, ठीक है। यहाँ पहुंच गए। इसके बाद फिर से 3 ओम एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो 3 ओम में क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो 3 ओम को क्या करेंगे? 3 इंटू IR कैसे होगा? 2 इंटू 3, 6, एंड वो भी माइनस। ये पहुंच गए यहाँ।
अब यहाँ पहुंच गए, इतना मेरे पास पोटेंशियल है, वो किस पॉइंट का होगा? आंसर वो बी का होगा, इट विल बी बी। तो ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं है। इतना पोटेंशियल कहाँ पहुंच के मिला मुझे? इस पॉइंट पर मिला। ठीक है, सिंपल है, हमने कैलकुलेशन करी। अब आप लोग सॉल्व कर दो, वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना, उसको इधर ले आइए, वी ए माइनस वी बी, एंड ये कितना आएगा? दिस विल बी माइनस का 4। देखिए वी ए माइनस वी बी क्या आ गया? 4 वोल्ट। मतलब एक और बी के बीच में कितना पोटेंशियल आया? 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया। ओके, अगर ए का पोटेंशियल गिवन है तो बी का बता दो, तो आप ये हमारे पास एक तरीका आ गया। तो हमेशा प्रिंसिपल याद रखिए, हमेशा इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखिए, आप किसी भी तरह का सर्किट सॉल्व कर लेंगे। और बेसिकली जो हमारा किरचॉफ लॉ है वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, आप लोग आगे पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ, तो इसी पर बेस्ड है। तो आप इसको अगर समझ गए तो बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। फिर से याद रखिए, जब भी अपन रेजिस्टेंस के थ्रू होकर जाते हैं तो अपने पोटेंशियल में कमी आती है, तभी तो हम ये कह पाते हैं कि करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है और ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पर है, क्योंकि कम होते होते पोटेंशियल कम हो ही जा रहा है वहाँ पे। ओके, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। तो जब भी रेजिस्टेंस पे मैं बोलूंगा कितना पोटेंशियल ड्रॉप, तो आप बोलेंगे आई आर। ठीक है, ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट। हम लोग किरचॉफ के लॉ पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हम लोगों को एक बेसिक नॉलेज चाहिए सर्किट के बारे में। तो फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक सर्किट बनाता हूँ, ठीक है, ये आप लोगों को हेल्प कर देगा सारी चीजें समझने में। दिस इज सर्किट एंड ठीक है, दिस इज सपोज E1, दिस इज E2, दिस इज R, दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स के नाम दे देंगे सबके अपन। ठीक है, A, B, C, D, E, F। ठीक है, ये तो एक सर्किट दिखाई दे रहा है आपको जिसमें 2 सेल हैं, ये इनके रेजिस्टेंस है और ये लोड रेजिस्टेंस R को जोड़ा हुआ है। और ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बट देखो सिंपल सर्किट में किसको कहता कि सपोज एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ सिंपल एक बैटरी जोड़ दी, दिस इज सिंपल सर्किट। हम इसमें भी IR लगा सकते हैं, मतलब एक सिंपल सर्किट है, ओम्स लॉ से काम चल जाएगा। बट यहाँ पर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होगा, मीन अगर मैं यहाँ पर और रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ, यहाँ और ऐसे बैटरी जोड़ दूँ, यहाँ और ये कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, कितना भी अपन इसको बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उसको सॉल्व करेंगे अपन, बट ये 3 वर्ड्स समझने के लिए हमारे लिए ये एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स सर्किट सफिशिएंट है। सो देखिए अपन यहाँ समझते हैं व्हाट इज द मीन बाय ब्रांच। इसको हम बोलते हैं शाखा। ठीक है, हिंदी में ब्रांच से नाम समझ में आता है। देखिए ब्रांच कोई भी एक ऐसा सिंपल एक वायर या एक सिंपल तार होगा जिसमें करंट जो है वो हमेशा सेम रहेगी। मतलब जहां तक भी करंट सेम रहे वो एक ब्रांच होती है। कैसे? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ एक आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, I1 नाम देते हैं इसको। ये I1 करंट इधर फ्लो हो रही है या से इधर फ्लो हो रही है, तो ये आई यहाँ से गई, यहाँ कोई और रास्ता नहीं है, तो आई यहाँ तक जा रही, यहाँ तक जा रही, यहाँ तक जा रही, यहाँ तक जा रही, डी तक। डी पे जैसे ही आई सपोज, उसके पास कितने रास्ते और मिल गए उसको, और रास्ते मिल गए 2। तो पहले एक ही रास्ता था तो उसी पे जाना था, 2 रास्ते तो डिवाइड हो सकती है, तो यहाँ पे करंट चेंज हो जाती है। बट आप देख सकते हैं A B C D, ये क्या है, ये मोड, ये सिर्फ टर्निंग पॉइंट है। वायर तो एक ही वायर है, ये वैसा ही है जैसा स्ट्रेट वायर हो, या तो मुड़ गया है बस, तो मोड़ा गया है, बट वायर तो वही है। तो ये पॉइंट जो है टर्निंग पॉइंट कहलाते हैं जैसे। तो जो करंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि करंट A से B, B से C, C से D जो वो है चेंज नहीं होगी, बिकॉज कोई और रास्ता नहीं है, कोई और ब्रांच नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ जाएगी, पोटेंशियल में फर्क आता जाएगा, बट करंट कैसी रहेगी, करंट तो सेम ही रहती है। तो ये सब सीरीज में जा रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रांच एक ऐसी चीज होती है जिसमें से करंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर ब्रांच के एग्जांपल अगर मैं पूछूं तो कौन कौन हो सकते हैं, तो देखिए A B C D, A B C D एक ब्रांच है, राइट, एंड AD
एडी के अंदर कोई भी करंट एक बार चल गई तो ए से बी तक जाने में रास्ते में कहीं खराब नहीं होगी, दैट इज एडी एक ब्रांच है। यहाँ देखें तो ए एफ ई टी इतनी एक ब्रांच है, ए एफ ई टी, ये 3 तरह की ब्रांच इसमें हमारे पास अवेलेबल है। तो ब्रांच मतलब सेम करंट। अब आता है जंक्शन। जंक्शन वर्ड आप समझते हैं, जैसे रेलवे जंक्शन हम बोलते हैं। रेलवे जंक्शन का मतलब क्या होता है, रेलवे स्टेशन को जंक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत जगह की ट्रेनें आकर एक जगह मिलती हैं, या वहां से एक ही जगह से, एक स्टेशन से बहुत जगह के लिए ट्रेनें जाती हैं, पटरियां अलग अलग। तो जंक्शन एक पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारी मतलब 2 से अधिक ब्रांचेस आकर मिलती हैं, ठीक है। 2 से अधिक ब्रांचेस, सपोज पॉइंट ए को देखिए, यहाँ पर एक ब्रांच ये वाली रही, अभी हमने पढ़ी एबीसीडी वाली, एक ब्रांच एडी रही और एक ब्रांच एएफईडी रही। तो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं 3 पटरियां हैं, 3 रास्ते हैं। तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, 2 से अधिक। अगर मैं इसको हटा देता हूँ सपोज, तो ये देखो ये अब क्या बन गया, अब आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने एक को हटाया, मैं अगर 2 ब्रांच की बात करता हूँ तो 2 ब्रांच कुछ होता ही नहीं, 2 ब्रांच नहीं हो, जैसे जुड़ा हो तो क्या हो गया, एक ही ब्रांच बन गया। भाई एक सपोज करो एक ब्रांच ये थी, एक ब्रांच ये थी, बट मैं इनको अगर ऐसा जोड़ देता हूँ तो मेरे लिए तो क्या बन गया, टर्निंग पॉइंट बन गया बस। तो हमेशा जंक्शन बनने के लिए कितनी ब्रांच चाहिए, एटलीस्ट 3 एंड मोर देन 3। तो 3 या 3 से ज्यादा जब ब्रांचेस जुड़ती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो क्या कहलाता है, जंक्शन। सपोज एक ब्रांच और जोड़ दूं तब भी ये जंक्शन रहेगा, ठीक है। तो कम से कम 3, 2 से ज्यादा चाहिए। पॉइंट ए विल बी जंक्शन, ठीक है। और देखो जंक्शन क्या है, बी है क्या, नहीं, बी तो एक टर्निंग पॉइंट है। सी है क्या, नहीं, सी भी नहीं है क्योंकि वो देख रहे हैं। जंक्शन मतलब जहां पर ज्यादा जुड़े जंक्शन हो। तो डी पॉइंट, यस डी इज जंक्शन, ई नहीं है, एफ ई। तो हमारे पास जंक्शन पॉइंट कौन कौन है यहाँ पे, ए और ई, सॉरी ए और डी, ये 2 जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। अब आता है लूप। लूप के अंदर समझिए, देखिए लूप क्या होता है, लूप का मतलब होता है कोई भी एक क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति, उसको हम लूप कहते हैं, ठीक है। तो लूप का मतलब है जहां से शुरू हो वहीं पहुंच जाए, तो एक लूप कहलाता है। सपोज मैं अगर इस सर्किट में ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ए से बी गया, बी से सी गया, डी गया, वापस ए पे आ गया, तो इट विल मेक एक क्लोज्ड लूप, बंद आकृति, बंद लूप बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक लूप। तो लूप क्या हो गया, ए बी सी डी ए, देखो ए से चला था वापस ए पे पहुंच गया। और क्या हो सकता है, ढूंढो, एक ये हो सकता है ए डी ई एफ, ए वापस ये नीचे, पहले ऊपर वाला लिया फिर नीचे वाला, ए डी ई एफ, राइट, ये एक लूप हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है, और ऐसा नहीं है, एक चीज और आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी जंक्शन को एक लूप में ले लिया तो दूसरे में नहीं ले सकते, नहीं, जितने पॉसिबल लूप में आप यूज कर सकते हैं। एक लूप मेरे को नजर आ रहा है, देखिए अपन बड़े वाला लेते हैं पूरा, ए बी सी डी ई एफ ए, ये बड़े वाला पूरा एक लूप, ये भी हो सकता है लूप, यस। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ ए, ये बड़े वाला लूप हो गया। तो ये होता है लूप, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आप जनरली हमेशा देखेंगे कि जो जंक्शन है वो हमेशा ब्रांचेस, जो नंबर ऑफ ब्रांच है किसी सर्किट में कितनी ब्रांच है उससे हमेशा एक कम होते हैं। देखिए यहाँ पर 3 ब्रांच थी तो नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं, 2। तो ये आप हमेशा पाएंगे कि जो ब्रांच है वो एक जंक्शन से एक संख्या में ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम कैपेबल है, ये 3 चीज जानते हैं, ब्रांच जंक्शन लूप क्या है, तो अब हम कैपेबल है किरचॉफ लॉ पढ़ने के लिए। देयर आर 2 लॉज ऑफ किरचॉफ जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको एक बार देखिए, इनको समझिए, नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द किरचॉफ लॉ।